अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। प्रीवियसली हम लोगों ने इस पोएम की लाइन नंबर 270 तक टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें सेटन की स्पीच थी। सेटन जो था उसको आर्क एंजल भी कहा गया, लॉस्ट आर्क एंजल। और लॉस्ट आर्क एंजल मतलब वो एंजल जिसका फरिश्तों के अंदर हायर रैंक होता है, लेकिन लॉस्ट वो अपने रैंक से खो चुका हुआ है, वो पैराडाइज से निकाला जा चुका हुआ है। तो सटन स्पीच कर रहा था सारी अपनी, जिसमें वो कह रहा था जितने भी फॉलन एंजल्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि हम सब के सब इकट्ठे होकर जो हेवन है उसको दोबारा से रीगेन कर लें। तो ये सब कुछ हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है, जिसमें सटन की सारी बातें सुनकर बील्ज़बब ने आगे से इसको क्या रिस्पॉन्स दिया था। सो सटन स्पेक, इस तरह शैतान बोला, एंड हिम बील्ज़बब, और बील्ज़बब दस आंसर ने जवाब दिया। ठीक है, अब हमने देखना है बील्ज़बब का क्या आंसर है सटन के सारी स्पीच के बाद। तो बील्ज़बब कहता है कि तुम तो सारी फौज के लीडर हो सॉरी, तुम तो सारी आर्मीज के लीडर हो। तुम्हारी आवाज़ सुन के जितने भी हारे हुए फॉलन एंजल्स हैं ये उठ खड़े होंगे। तुम्हें तो कोई हरा नहीं सकता सिवाय अलमाइटी के, सिवाय गॉड के तुम्हें कोई भी नहीं हरा सका। एक दफ़ा इन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, इन फॉलन एंजल्स ने, तो ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इनकी फिर से जो होप था वो ख़त्म हुआ था, वो दोबारा से इनके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी ही आवाज़ सुन के गॉड के अगेंस्ट अटैक किया था। तुमने इनको डायरेक्शन प्रोवाइड की थी, और जब दोबारा से ये तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे तो अगेन ये इनके अंदर पावर एंड स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये रिवाइव हो जाएंगे, इनके अंदर नया करेज आ जाएगा। क्योंकि अब ये गिरे हुए हैं। ये क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरे थे। ये जन्नत से जहन्नुम की तरफ आए हैं, और हम भी जन्नत से जहन्नुम की तरफ आए थे। हम भी बड़े ज़ोर से गिरे हुए थे, कुछ देर पहले हम भी बेहोश पड़े हुए थे। तो इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं है अगर ये भी बेहोश पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी ऊंचाई से गिरे थे इसीलिए। तो जब बील्ज़बब ये बातें कह रहा था, उसी ड्यूरेशन में सटन जो है वो उठता है, लेक की तरफ अपनी मूवमेंट करता है। इसके हाथ में एक हैवी शील्ड होती है जो कि मेटल की बनी होती है। ये शील्ड जन्नत में प्रिपेयर की गई थी, और ये बड़ी बहुत ह्यूज होती है, ये गोल होती है शील्ड। ये शील्ड इसके बैक के ऊपर लटकी हुई थी। और फ्यूसॉल नाम की एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के गलीलियो ने चांद को देखा था। ठीक है, जैसा वो चांद नजर आया था बिल्कुल वैसे ही उसी किस्म की शेप थी इस शील्ड की, गोल चांद जैसी। या फिर वैली थी आर्नो की, उस वैली से नए लैंड्स को, नए रिवर्स को, नए माउंटेन्स को डिस्कवर करने के लिए जो गलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप यूज़ की थी, ये बिल्कुल उस जैसी दिखती थी। फिर इस शील्ड के बाद जी जिक्र है इसके स्पेयर का, इसके नेज़े का। कहता है फिर जो शैतान का नेज़ा था, जो उसका स्पेयर था, ये जो पाइन की ट्री है, वो ट्री जो कि नॉर्वे की पहाड़ियों पर काटा जाता है। ठीक है, और क्यों काटा जाता है? ताकि इससे जहाज़ बनाया जा सके। बिल्कुल उस तरह लंबा नेज़ा था, मतलब पाइन का दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो कहते हैं ये नेज़ा भी उस तरह से बहुत लंबा नेज़ा था इसका, इसका स्पेयर बहुत लंबा था। तो कहता है वो बहुत अनस्टेडीली, यानी कि इसकी मदद से बहुत तकलीफ के साथ चल रहा था इस नेज़े के साथ। मतलब उसने अपने हाथ में नेज़ा पकड़ा हुआ है, और ये नेज़ा जो था ना, ये एक छड़ी के बराबर था, इतना लंबा था सटन के लिए, क्योंकि सटन खुद भी बहुत बड़ी उसकी बॉडी दिखाई गई है यहाँ पे। तो कहता है उसके साथ तकलीफ के साथ चल रहा था, अपने कदम उठा रहा था। और ये स्टेप इसके लिए इतने मुश्किल हो रहे थे, इतने लंबे भी स्टेप थे। क्यों? क्योंकि ये अब जो स्टेप रख रहा था वो गर्म रेत के ऊपर रख रहा था। वो हेल के अंदर था, हेल का सारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म था, और ये बिल्कुल हेवन से ऑपोजिट था। जैसे स्टेप वो हेवन के फर्श के ऊपर रखा करता था, बिल्कुल उससे चेंज स्टेप थे अब इसके। और हर तरफ आग ही आग थी, जिस वजह से सटन को काफ़ी पेन भी हो रहा था। ठीक है, ये कुछ हो रहा है जी टेक्स्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन। अब देखते हैं जी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन। तो कहता है दस आंसर्ड लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट। दस आंसर्ड जवाब दिया, किसने दिया? बील्ज़बब ने। कब दिया? सटन की सारी बातें सुनने के बाद। लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट के रोशन फरिश्तों की फौज के लीडर, विच बट द ओमनीपोटेंट नन कुड हैव फॉइल्ड, जिसे खुदा जो तमाम पावर्स का मालिक है,
के सिवा कोई शिकस्त ना दे सका। मतलब यहाँ पे बात करें सैटर्न से कि सैटर्न तुम तो इतने पावरफुल हो, तुम्हें गॉड के अलावा कोई भी हरा नहीं सका। इफ वंस दे हेयर दैट वॉइस, अगर एक दफा वो तुम्हारी आवाज सुन ले, देयर लाइवलीस्ट प्लेज, वो आवाज जो हमेशा ऑफ होप इन फेयर्स एंड डेंजर्स, खौफ डेंजर्स यानी कि जो फेयर है और खौफ की कैफियत है, उस दौरान उनके अंदर एक होप प्रोवाइड करती है। हर्ड सो ऑफन, जो उन्होंने अक्सर सुनी, कब सुनी? इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, बदतरीन हालात में भी सुनी है। एंड ऑन द पेरिलियस एज, और जब बैटल्स की बिल्कुल फ्रंट लाइन थी, बहुत डेंजरस टाइम पीरियड था वो, उस टाइम पे भी उन्होंने वो सुनी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है ऑफ बैटल when it raised in all assaults, तो उसने उनको हमला करने पे उकसाया। किसने? इस आवाज़ ने, सैटर्न की आवाज़ ने। their surest signals they will soon resume, कहते ये इनके लिए यकीनी इशारा है, एक surest सिग्नल है, वो अनकरीब हासिल कर लेंगे। क्या हासिल कर लेंगे? न्यू करेज एंड रिवाइव, नया वलवला और ताकत। दो नाव दे लाए, अगरचा वो अभी पड़े हुए हैं, लाए ग्रोवलिंग एंड प्रोस्ट्रेट ऑन यॉन लेक ऑफ फायर, आजिज होकर आग की झील पर औंधे पड़े हैं। मीन्स के यहाँ पे कहा गया कि वो तुम्हारी आवाज़ सुन के दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे, उनके पास दोबारा से उनकी पावर आ जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी तो वो उल्टे होकर, बिल्कुल बेबस होके झील के ऊपर उल्टे मुंह पड़े हुए हैं। As we erewhile astounded and amazed, जैसा कि कुछ देर पहले हम पड़े हुए थे, बिल्कुल मोशनलेस और बेहोश। नो वंडर फॉलन सच अ परनिशियस हाइट, कोई ताजुब की बात नहीं, तबाहकुन बुलंदी से गिरने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची बुलंदी से गिरने के बाद, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि हम भी उल्टे मुंह पे गिरे हुए थे, बेहोश गिरे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही वो बेहोश गिरे हुए हैं। कौन? फॉलन एंजल्स, जिनको सैटर्न के साथ निकाला गया था। फिर है जी नेक्स्ट लाइन, His grace had ceased when the superior faint, बील्सबर्ग बहुत मुश्किल से खामोश हुआ ही था जब उसके मुकद्दम दोस्त, यानी कि सुपीरियर फेंट, मुकद्दम दोस्त, यहाँ पे कौन है? सैटर्न की बात की गई है कि सैटर्न अब क्या कर रहा है जी? वॉज मूविंग टुवर्ड द शोर, सैटर्न ने साहिल की तरफ हरकत की, शोर की तरफ मूवमेंट की। हिज पॉन्डरस शील्ड, इसकी भारी ढाल, पॉन्डरस इसके पास गोल भारी ढाल थी, जो मैं आपको पैराफ्रेजिंग में बता चुकी हुई हूँ। इथेरियल टेम्पर, मैसी, लार्ज एंड राउड, जो जन्नत में बनाई गई थी, बहुत बड़ी और गोल। बिहाइंड हिम कास्ट, उसकी कमर पर पड़ी थी, यानी कि इसने अपनी कमर के ऊपर अपनी ढाल रखी हुई थी। द ब्रॉड सर्कमफ्रेंस, उसका चौड़ा कतर, मतलब जो उसका सर्कमफ्रेंस जो फ्रेम है वो बहुत चौड़ा था, ब्रॉड था। हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक द मून हुज ऑर्ब, कहते हैं वो बिल्कुल चांद की तरह इसके कंधे के ऊपर लटका हुआ था, जिसके पाले, मतलब जिस और मतलब होता है जिसका जो देखा गया था, जिसको देखा किसने था? दो ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यू, यहाँ पे गलीलियो की बात की जा रही है कि जिसको गलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप के थ्रू देखा था। एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फिसोल, इवनिंग के टाइम पे फिसोल के टॉप से, यानी कि गलीलियो ने फिसोल हिल है उसके टॉप पे चढ़ के अपने टेलीस्कोप से जिस चांद को देखा था, बिल्कुल उसी चांद की तरह इसकी शील्ड दिख रही थी। फिर है और इन वेल्डर्नो टू डिस्क्रे न्यू लैंड्स, कहता और वेल्डर्नो के पॉइंट पे जब गलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा, किस चीज़ के लिए? दरियाओं या पहाड़ों को चांद की सतह में तलाश कर रहा था। रिवर्स और माउंटेन्स इन हर स्पोर्टी ग्लोब, यानी कि वो अब अपने टेलीस्कोप से गलीलियो चांद के ऊपर दरियाओं या पहाड़ों की सतह को तलाश कर रहा था, उनके सरफेस को तलाश कर रहा था। तो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, ह्यूज एंड लार्ज। क्या? इसकी शील्ड, किसकी? सैटर्न की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आपने इनको मार्क कर लेना है। लाइन नंबर 284, हिज पॉन्डरस शील्ड से लेकर ना आगे जितना मैंने पढ़ा अब तक, वो इम्पॉर्टेंट है, आगे भी फर्दर इम्पॉर्टेंट ही है। ही स्पेयर, इसका नेजा, टू इक्वल विच द टॉलेस्ट पाइन, जो कि टॉलेस्ट पाइन एक पाइन का दरख्त है जिसे चीड़ का दरख्त भी कहते हैं। तो कहते हैं इसका वो बहुत लंबा दरख्त होता है, तो कहता है इसका नेजा भी ना बिल्कुल उतना ही लंबा था। ह्योन ऑन नॉर्वेजियन हिल्स, कहते हैं वो जो पाइन का दरख्त है ना वो नॉर्वेजियन हिल पे पाया जाता है। टू बी द मास्ट ऑफ सम ग्रेट एडमायरल वर बट अ वेंट, कहता है
ये जो पाइन का दरख्त है ना, ये नॉर्वेजियन के पहाड़ों पर काटा जाता है ताकि इससे जहाज़ का मस्तूल बनाया जाए, मतलब जहाज़ के जो मेन प्रॉपर वो होती है सरफेस, उसको बनाया जाए। तो कहते हैं वो इतना बुलंद था, और उसी बुलंदी के मुताबिक इस बराबर जो है ना इसका क्या था, स्पेयर था। वो स्पेयर को छड़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करता है उस नेज़े को। तो वो नेज़ी क्या है, वर बट अ वैंड, वैंड यानी कि एक छड़ी के बराबर थी, एक स्टिक के बराबर थी, किसके लिए, सैटर्न के लिए। ही वॉकड विद टू स्पॉट अनईजी स्टेप्स, तो वो अपने स्पॉट के लिए अपने स्पेयर को यूज़ करा था, यानी कि उस स्पेयर को इसने, उस नेज़े को अपनी छड़ी बनाया हुआ था और उस छड़ी की मदद से ये कदम उठा रहा था। अनईजी स्टेप्स, तकलीफ दे कदम उठा रहा था, यानी कि ये ईजिली मूव नहीं कर पा रहा था सैटर्न। क्यों, ओवर द बर्निंग माल, क्योंकि ये बर्निंग माल के ऊपर था, जलती हुई रेत के ऊपर था, तो जलती हुई रेत के ऊपर कदम रखना इसके लिए मुश्किल था। नॉट लाइक दो स्टेप्स ऑन हेवन्स अजोर, ये स्टेप्स वैसे स्टेप्स नहीं थे जो कि ये हेवन के साफ़ सुथरे फर्श के ऊपर रखा करता था, क्योंकि हेवन का फर्श साफ़ सुथरा था और जो हेल थी वो फुल ऑफ फ्लेम थी, आग से बनी हुई थी, उसकी रेत भी जल रही थी, और जलती रेत जो थी वो सैटर्न के कदमों को तकलीफ दे रही थी। स्मॉट ऑन हिम एंड द टॉरेड क्लाइम, और वो शदीद गर्म आबो हवा, शदीद गर्म इन्वायरमेंट, हवा, स्मॉट ऑन हिम सोर बिसाइड्स वॉल्टेड विद फायर, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आग मौजूद थी। तो सैटर्न को इस आग के ऊपर चलते हुए तकलीफ हो रही थी। अब इसके बाद कहता है जी, नेदलेस ही सो इंड्योर्ड टिल ऑन द बीच, इससे पहले शैतान ने कभी इतनी शदीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी। ऑफ दैट इनफ्लेम्ड सी ही स्टूड एंड कॉल्ड, उसने इस इनफ्लेम्ड सी के ऊपर खड़ा हुआ, मतलब ये जहाँ पे आग लगी हुई थी उस आग के ऊपर खड़ा हुआ सैटर्न, और खड़े होके अपने उसने आर्मी को पुकारा। ही स्टूड एंड कॉल्ड, पुकारा, पुकारा किसको, जो इसकी आर्मी थी, जो फॉलन एंजल्स थे, उन सबको पुकारा उसने। हिज लेजेंड्स कहते हैं वास्ट आर्मी को, एंजल फॉर्म्स हु ले एंट्रेंस्ड, यानी कि जितने भी ले एंट्रेंस्ड यानी कि जो बिखरे हुए थे, बेसुध पड़े हुए थे, अजीबोगरीब कैफियत में हर जगह बिखरे हुए थे, ठीक है, स्कैटर्ड हुए थे। कहाँ पे, इस आग के ऊपर, ठीक है। तो इसने उनको पुकारा था खड़े होकर, जो इस जलते हुए आग के ऊपर जहाँ वो अब खड़ा था, ठीक है। सैटर्न ने उस आग के ऊपर से खड़े होकर उन सब सैटर्न्स को, यानी कि फॉलन एंजल्स को बुलाया था। थिक एज ऑटमनल लीव्स दैट स्ट्रू द ब्रूक्स, स्ट्रू कहते हैं स्कैटर्ड को, बिखरे हुए। तो कहाँ बिखरे हुए थे, झील के अंदर बिखरे हुए थे। अब यहाँ पे बताया गया है इन वेलम्ब्रोसा वेयर द एट्रूरियन शेड्स, यानी कि पत्तों की बात की गई है। वेलम्ब्रोसा में बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं, तो वहाँ पे कहा गया कि वेलम्ब्रोसा के अंदर उसकी जो झील है, जब ऑटम का सीज़न आता है, जितने ज़्यादा पत्ते बिखरे हुए होते हैं ना, शैतान की फ़ौज की तादाद भी उतनी ही थी। तो यहाँ 303 तक हमारी टेक्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, शेड्स तक। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइन नंबर 304 से अपनी पोएम को फर्दर प्रोसीड करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।